अस्सलाम वालेकुम। हमने जो नावल शुरू किया हुआ है उसका नाम है असीर मोहब्बत हिजरा। राइटर है जुबारिया साहिर और आज हम इसकी एपिसोड शुरू कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता आर्यान को इस निगाह से देखा जाता तो वो हर लिहाज से इनके मियार पर पूरी उतरती थी। बेटी तो मैं इसे कह ही चुका हूँ, तो मुस्तकिल बेटी बनाने में क्या हर्ज है, लेकिन इससे पहले इसकी माँ को यहाँ मौजूद होना चाहिए। इसको अजाब से निकालना ज़रूरी है। एसपी साहब से मुलाकात के बाद बाबर शाह काफ़ी परेशान थे, क्योंकि जिन 1700 झंझटों का जिक्र एसपी ने इनके सामने किया था उन्हें हल करना कदरे मुश्किल था। किन सोचों में गुम है, चाय पी लें। जाहिदा बेगम चाय का कप लिए करीब ही खड़ी थी। सोचों के गर्दाब में फंस कर वो इर्द गिर्द से बिल्कुल ही बेखबर हो गए थे। उन्होंने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो जहाँ था वहीं रह गया। आर्यान और रूबिया, जिन्हें अभी स्कूल गए 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए थे, दोनों इंतहाई घबराई हुई हालत में गेट से दाखिल हुई थी। जाहिदा बेगम और बाबर शाह दोनों ही इनकी हालत देखकर चौंक गए थे। आर्यान तो घबराहट के मारे इस कदर बुरा हाल था कि इसकी सांसें उखड़ रही थी। हलक खुशक और आंखें बिल्कुल बंजर सी लग रही थी। चेहरे का रंग हल्दी की तरह पीला फटक हो रहा था, जबकि रूबिया कदरे हवासों में थी। जाहिदा बेगम ने आर्यान का हाथ पकड़कर इसे कुर्सी पर बिठाया। क्या बात है, क्या हुआ? इसकी इस कदर घबराई हुई क्यों हो? उन्होंने पूछा। वो बाहर। आर्यान की जुबान इसका साथ छोड़ गई। बहादुर होने और बहादुर बनने में किस कदर फ़र्क होता है, आर्यान को आज अच्छी तरह समझ आ रहा था। वो बाहर पान वाली दुकान पर वो दोनों बैठे हुए हैं। आर्यान कोशिश के बावजूद अपनी बुखलाहट और घबराहट पर काबू नहीं पा रही थी। बाबर शाह को कुर्सी से उठ खड़े हुए। बाबर शाह ने लाउंज में रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और कुछ नंबर प्रेस किए। हेलो, एसपी कामरान साहब से बात करवाएं। दूसरी जानिब से रिसीवर उठाए जाने पर उन्होंने कहा। कुछ लम्हे यूं ही सरक गए। गालिबन एसपी का रेड इन्फॉर्म कर रहा था। कुछ देर बाद रिसीवर पर आवाज़ उभरी। हेलो, एसपी ऑनलाइन थे। एसपी साहब, मैं बाबर शाह बात कर रहा हूँ। बाबर शाह ने अपना तारुफ करवाया। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपके? एसपी साहब खुशगवार लहजे में बोले। बिल्कुल ठीक ठाक। कल जिस सिलसिले में आपसे मिला था, इसके बारे में कुछ तफसील मज़ीद है? जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। जिन बदमाशों का मैंने आपसे तज़किरा किया था वो इस वक्त हमारी गली की ही एक दुकान पर मौजूद हैं। बाबर शाह ने इत्तला बहम पहुँचाई। ज़रा हुलिये तो बता दें इनके, एसपी ने पूछा। तो बाबर शाह ने रूबिया के बताए हुए हुलिये इनके गोश गुजार दिए। आप फिक्र मत करें, मैं अभी थाने फ़ोन करता हूँ, एसपी ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाबर ने एक और बात करने के बाद रिसीवर बंद कर दिया। चाचू क्या कह रहे थे? एसपी साहब रूबिया के साथ साथ चलती हुई इनसे मुखातिब हुई। अब घबराने की कोई बात नहीं है। एसपी साहब फ़ौरन इस मामले को सीरियसली ले रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मसला हल हो जाएगा। वो वापस लॉन में आ गए। वैसे आर्यान बेटा, अब अगर आप मुनासिब समझे तो ज़रा तफसील से अपने बारे में आगाह करें, अपने वालिद और वालदा के बारे में, ताकि इस वक्त आप जिन लोगों के चंगल में हैं इन पर हाथ डाला जा सके। बाबर शाह आर्यान से बहुत नरम लहजे में बोले। अंकल, मेरा माजी क्या है मैं बता चुकी हूँ। एक तवाइफ ने मुझे जन्म दिया है। बाप कौन है मुझे नहीं मालूम। माँ के पास एक शिकस्ता सा कागज़ है जिस पर एजाब कबूल की एक रस्मी सी कार्रवाई का तज़किरा मिलता है। इस शख्स का नाम मेरे सारे सर्टिफिकेट पर दर्ज है, लेकिन कैसा है मैं नहीं जानती। मैंने आज तक इसे नहीं देखा। आर्यान के लहजे में दर्द करवटें लेने लगा। 90% लोगों की तरह गुनाह करके मुंह छुपाने वालों में से नहीं अंकल। इसने बाकायदा निकाह किया था अम्मी से, लेकिन फिर जाने इसके दिल में क्या आई कि उन्हें यूं बेयारो मददगार छोड़कर चला गया, और इसके बाद आज तक पलट कर ना देखा। शायद दुनिया से डर गया। आर्यान, सितारा बेगम के हाथ कैसे लगी तुम?
روبیہ نے سوال کیا۔ یہ میری بدقسمتی ہے، میں اور کیا کہوں اس بارے میں۔ ماں سے محبت کرنا مہنگا پڑا مجھے۔ امی کے منع کرنے کے باوجود میں ہاسٹل سے لاہور ان کے جائے رہائش پر پہنچ گئی تھی۔ 7 سال سے 18 سال کی عمر تک بورڈنگ میں رہنے والے بچے کو ایک گھر کے تصور سے کس قدر طمانینت اور خوشی محسوس ہو سکتی ہے، شاید کوئی نہ سمجھ سکے۔ 12 سال ماں سے الگ رہی تھی اور بس ستارہ بیگم نے بس ایک نگاہ مجھ پر ڈالی، لیکن اس کی ایک نگاہ کے بعد میں آزادی کو ترس گئی۔ آریان پرت پرت اپنی ذات کے راز کھول رہی تھی۔ یہ ستارہ بیگم کس قسم کی ذہنیت رکھتی ہے؟ بابر شاہ نے پوچھا۔ ویسی ہی ذہنیت رکھتی ہے جیسی کہ ہر کامیاب دھندے والی باقی کی ہو سکتی ہے۔ اسے بس پیسے کی زبان سمجھ میں آتی ہے اور پیسے ہی کی بولتی ہے۔ وہ آریان کے لہجے میں نفرت امڑ آئی۔ آریان، تم اور تمہاری امی دونوں ہی بے قصور ہیں۔ نہ کردہ گناہوں کی سزا کا بھگتنا تم کیوں بھگتو؟ ہم ستارہ بیگم کے مطالبات پورے کریں گے، تمہاری تو جان چھوٹ ہی جائے گی، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ تمہاری امی کو بھی ظلم کے چنگل سے چھڑایا جائے۔ بابر شاہ مضبوط لہجے میں بولے۔ اظہر چچا کسی کام سے باہر نکلے تو ان سب کو وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ بھی وہیں آ گئے۔ آریان اظہر چچا اور بابر چچا کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ کسی قدر سکون کے لمحے میسر آئے تھے۔ اس سے ایک طویل عرصے کے بعد زاہدہ چچی اور روبیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی وقت صابر موبائل ہاتھ میں لیے ان کے قریب چلی آئی۔ کال پر بابر شاہ کے لیے تھے۔ انہوں نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو کے بعد وہ کچھ نہ بولے، دوسری طرف کی بات سنتے رہے اور آخر میں شکریہ کہہ کر فون آف کر دیا۔ آریان، تمہاری ایک پریشانی تو ختم ہو گئی، بابر چچا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب انکل؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ دونوں پولیس کی حراست میں ہیں، بابر چچا نے کہا۔ فون کس کا تھا بھائی؟ اظہر چچا نے پوچھا۔ ایس پی کا۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے فون کر کے اطلاع دی تھی کہ وہ دونوں گنڈے جو آریان کو تنگ کرتے ہیں اور جنہوں نے فواد کے کلینک میں بھی کافی توڑ پھوڑ کی تھی، ہماری گلی میں ہی ایک دکان پر موجود ہیں۔ ایس پی صاحب کے فون پر تھانے کے عملے نے فوراً ایکشن لیا اور انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، خواہ بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے منہوس مرے، زاہدہ چچی اپنی لینگویج میں بولیں۔ آریان نے بھی سکون کا سانس لیا۔ آریان بیٹا، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، بابر شاہ نے کہا تو آریان سے پہلے اظہر چچا بول پڑے۔ وہ کس سلسلے میں؟ ایس پی صاحب سے ملنے کے لیے، ان دونوں کے خلاف بیان دینا ہے آریان کو، بابر چچا نے کہا۔ فواد تیار ہو کر باہر نکلے تو بابر چچا نے انہیں پکار لیا۔ فادی، ایک منٹ۔ جی ابو۔ وہ ٹائی کی ناٹ سیٹ کرتے ہوئے ان کے قریب چلے آئے۔ ایک منٹ تم ذرا بیٹھو۔ آریان بیٹا، تم ابھی اسکول جاؤ، میں تمہیں اسکول سے ہی پک کر لوں گا، وہ پہلے فواد سے اور پھر آریان سے بولے۔ فواد کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آریان اور روبیہ اسکول جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پاپا، میں ذرا آریان کو باہر لے جاؤں، بس آدھے گھنٹے تک واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جاؤ، انہوں نے کہا۔ آریان ان کی اجازت پا کر کچھ جھجکتے ہوئے ان کے ساتھ ہو لی۔ بابر چچا کی گہری نگاہوں نے ان دونوں کا موازنہ کیا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اگر یہ دونوں ہمیشہ کے لیے یوں ہی ساتھ ساتھ رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بیٹے کی پسندیدگی کو انہوں نے محسوس کر لیا۔ خود انہیں بھی آریان اس حیثیت سے اچھی لگی تھی اور انہیں یقین تھا کہ زاہدہ بیگم کو بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکل کر فواد نے اپنی بائیں جانب خاموش بیٹھی آریان کی طرف دیکھا۔ آریان، کہاں چلیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جہاں آپ کا دل چاہے، وہ یوں ہی سر جھکائے بولی۔ میرا خیال ہے کہ کسی خاص جگہ پر جانے کی بجائے لانگ ڈرائیو بہتر رہے گی۔ آریان نے کوئی جواب نہ دیا۔ گاڑی کے شیشے سے باہر کا منظر انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسلام آباد کی صاف ستھری سڑکیں، آسمان پر چھائے ہوئے بادل، اچانک ونڈ اسکرین ننھے ننھے شبنم کے قطروں سے بھیگنے لگی۔ فنٹاسٹک، دیکھو موسم کو بھی ہمارے ساتھ کتنی ہمدردی ہے۔ فواد کا انداز بالکل نیا تھا، یوں جیسے بہت عرصے بعد اندر کا حبس ختم ہو گیا تھا۔ باہر کی ٹھنڈی فوار دھیرے دھیرے اندر کی ساری ثقافت کو صاف کر رہی تھی۔ جذبے نکھرنے لگے۔ یہ احساس کہ ان کے بے حد نزدیک بیٹھا یہ مہکتا وجود ان کی ساری محبتوں، ساری وفاؤں کا حقدار ہے۔
प्यार की नरमी से इसकी रूह का हर जख्म उन्होंने ही रफू करना है। खुद ब खुद नशा सा बनकर इनकी आंखों में समा गया। आर्या ने एक बात पूछूं? उन्होंने बात शुरू की। जी। घनेरी पलकें उठाकर इनकी तरफ देखा था। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? जब भी देखती हूँ दिल करता है आपकी इज्जत करने को, मैं जान लड़ाऊं। कभी कभी होता है ना, आप किसी के बारे में एहतराम और इज्जत से इतना सोचते हैं जितना शायद अपने बारे में भी वक्त नहीं निकालना चाहते। मुझे आपके बारे में इज्जत से सोचना, बाइज्जत देना अच्छा लगता है। कमाल है फवाद मियाँ, तुम तो कुछ और ही समझे बैठे थे। उन्होंने धीमे से लहजे में खुद से कहते हुए हल्की सी चपेट अपने सर पर लगाई। जी। वो हैरान होकर बोली। इनका कहा हुआ जुमला वो सुन नहीं सकी। आपके ख्याल में आर्यन, आपके लिए जो कुछ मैं इतने अरसे से करता आ रहा हूँ इसकी क्या वजह है? वो तुमसे आप पर आ गए। आपने जो कुछ भी किया मैं इसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बल्कि ये लफ्ज़ इस कैफियत से बहुत कम है जो मैं दिल में आपके लिए महसूस करती हूँ। वो ममनूनियत से बोली। यानी ये सब कुछ जो मैंने किया महज इंसानी हमदर्दी में किया। एम आई राइट? जी। वो सर झुकाकर बोली। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहे हैं। क्या तुम अपाहिज हो? कोई कमी है तुम्हारी ज़ात में कि तुमसे हमदर्दी की जाए? ये सब मैंने हमदर्दी में नहीं किया। फिर वो सवालिया नज़रों से इनकी तरफ देखने लगी। फिर का मफहूम समझा तो दूँ, मगर तुम नाराज़गी का डर है? वो शरीर से लहजे में बोले। आर्यन को तो आज इनकी एक एक बात हैरतज़दा किए दे रही थी। फवाद ने इसकी तरफ देखा। हैरान मत हो, कुछ लफ्ज़ कुछ बातें कबल अज़ वक्त कह दी जाएं तो अपनी दिलकशी खो देती हैं। सो फिर का मफहूम फिर कभी सही, मेरा ख्याल है वापस चलना चाहिए। गहरी निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए उन्होंने कहा। आर्यन को इनकी निगाहों में लिखे जज्बे अजीब सी कैफियत का शिकार कर रहे थे। इसने गर्दन मोड़कर बाहर देखना शुरू कर दिया। इसकी आंखों में देखना इसके बस की बात नहीं थी। फवाद भी इसकी कैफियत समझ रहे थे, सो ज़्यादा डिस्टर्ब करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और वापस हो लिए। कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि सफ़र ख़त्म ही ना हो, रास्ते तवील होते चले जाएं, लेकिन ये सिर्फ इसी वक्त होता है जब हमराही दिल के करीब तर हो। दिल हम सफ़र की रफ़ाकत लम्हों के बजाय सदियों पर मोहित हो जाने की दुआएं करता है। सो इस वक्त फवाद का भी कुछ ऐसा ही हाल था। लफ्ज़ किसी आबशार की सूरत इनके दिल से फूट रहे थे, लेकिन वो उन्हें होंठों पर रोक रहे थे। शायद इसलिए कि अभी मोहब्बत की अवाइल थी। जज्बों की तहशीर इस वक्त भली लगती है जब वो कंदन हो चुके हों। वक्त से पहले कोई भी बात कर देना इसकी अहमियत को ख़त्म कर देने के मुतरादिफ है। और आर्यन इनके कहे लफ्ज़ों को समझ रही थी। भीगी भीगी पलकों में जिसका अक्स सिमट रहा था, फैल रहा था। इसके लहजे की नज़ाकत को वो ना समझती तो फिर कौन समझता? वो ज़िंदगी कैसी थी जब फवाद शाह को नहीं देखा था? वो तो मोहब्बत के मफहूम से ना आशना थी। इसने सिवाय माँ की मोहब्बत के किसी और मोहब्बत का जायका नहीं चखा था। बाप की ना बहन भाइयों की, जंगल की इस अलड़ हवा ने रास्ते का तयन कर लिया था। वो फ़कस ज़दा माहौल से निकलकर खुशबू की तलाश में थी जो इसकी रूह को शांत कर दे। वो मोहब्बत के लम्स से ना आशना रही थी, मगर मोहब्बत आमेज़ जज्बों से बेखबर हरगिज़ नहीं थी जिससे दिल के गुलजार महक उठते हैं। इसका दिल अजीब था, मैं डूबता जा रहा था। आर्यन, फवाद ने इसे बहुत हौले से पुकारा था। वो इनकी तरफ देखने लगी। एक नज़म सुनोगी? जी। आर्यन के कहने पर एक लम्हे को फवाद खामोश हुए। गाड़ी इस वक्त रोड से गुजर रही थी। वो कोई मसरूफ़ रोड नहीं था। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी कर दी। विंडस्क्रीन पर जमाए नज़रें कुछ देर सोचने के बाद वो बहुत नरम और गद्दाज लहजे में बोले। चलो तुमको बताते हैं कि तुमको देखकर दिल ने कहा तुम रिश्ता जान से भी बढ़कर हो। दुआ की सरहदों पर जो अधूरी है मेरी ऐसी तमन्ना, मेरे दिल का मुकद्दर हो कि तुम एक रोशनी बनकर आशना लेकर कभी दस्ते मसीहा की तरह उतरे हुए हर ज़ख्मों पर। चलो तुमको बताते हैं कि तुम इमां हो हमारा, सहराए दौर में अंदेशा ज़िंदगानी में तुम ही दिल का सहारा हो।
जो रूह के आसमां पे जगमगाया है मोहब्बत से। सुहानी शाम की चाहतों का पहला तारा हो, वफा का इस्तिहारा हो। तुम्हारे करीब की खुशबू से पत्थर की तरह हमने सुलगती धूप में फैलाया है। तुम्हारे प्यार के रंगीन कवल ठंडी हवा से सरसराते हैं। हम सावन में भीगे पेड़ों को छू लें तो तुम्हारे लिप्स की खुशबू के लम्हे जगमगाते हैं। चलो तुमको बताते हैं, हमने ज़िंदगी के सब वर्क लेकर सभी सत्रों में लिखा है तमन्ना तुमको पाने की। ज़माने भर में शायद कातिबे तकदीर के हाथों मेरे दिल ने लिख ली है तुम्हारी चाह की ख्वाहिश। तुम्हारी आरज़ू का जो एक अदराक है मुझ में किसी में हो नहीं सकता। तुम्हारी मुस्कुराहट का जो एक अरमान है मुझ में किसी में हो नहीं सकता। चलो तुमको बताते हैं। लफ्ज़ों में भी जान होती है, ये भी धड़कनों की तरह धड़कते हैं, ये भी फूलों की तरह महकते हैं, अबर बादलों की तरह बरसते हैं। आर्यान इन लफ्ज़ों के मध्य में पूरा भीग रही थी, लेकिन शायद इन दोनों के ही अपनी अपनी जगह भरम रखना आता था। वापसी का सफ़र तमाम होने वाला था, लेकिन इस मुख्तसर से सफ़र की रफ़ाकत ने इन दोनों के दिलों में यकीन भर दिया था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। आर्यान का बयान कलम बंद करवाने के बाद बाबर शाह उसे एसपी के ऑफिस से बाहर निकले। मेरा ख्याल है बेटा कि कम से कम अब ये दोनों तो अंदर आ गए हैं। सितारा बेगम के हाथों की पहुंच यहाँ तक नहीं हो सकेगी। इस टेंशन से निजात के बाद अब तुम पूरी दिलजमी से लाहौर जाकर सितारा बेगम से मुलाकात कर सकते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर इसे बैठने का इशारा करते हुए खुद घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठे। जी अंकल, आर्यान ने मुख्तसर जवाब दिया। शाम होने वाली है, मेरा ख्याल है फादी को भी साथ ले चलें। बाबर चचा खुद कलामी के से अंदाज में बोले थे। गाड़ी चला रहे थे। फवाद क्लिनिक के रास्ते पर गाड़ी को डाल दिया सो इसी तरफ चल पड़े। असल मसला तो कुछ और था। असल में वो इस मरीज़ के मुतल्लिक काफ़ी उलझन में थे, सो गैरदारी तौर पर क्लिनिक की तरफ रुख कर लेते थे। क्लिनिक पहुंचकर वो जिस वक्त आर्यान के हमरा ऑफिस पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर ठिठक गए। काशिफ फवाद बुरी तरह नाराज़ हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। काशिफ की नज़र बाबर शाह पर पहले पड़ी। फवाद ने भी सलाम किया। क्या हुआ, खैरियत तो है? बाबर शाह ने पूछा। अंकल कैसी खैरियत और कहाँ की खैरियत? इस शख्स की हालत बहुत ख़राब है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? बाबर शाह ने पूछा। आए मैं खुद ले चलता हूँ। फवाद कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बाबर शाह के साथ ऑफिस के दरवाजे से निकलकर महल का कमरे में दाखिल हो गए। दरवाजे से अंदर आते ही उन्हें वो बेड पर दिखाई नहीं दिया। जंजीरों से बंधा हुआ था। वो बेड के पाए के साथ टेक लगाए घुटने सीने से लगाकर इनके गिर्द बाजू हामाइल करके वो इन पर सर रखे बैठा था। वो दोनों इसके करीब जाकर बैठ गए। बाबा न फवाद ने आहिस्तगी से पुकारा, लेकिन इसने कोई जवाब ना दिया। बस सतूर यूं ही बाजू पर सर रखे बैठा रहा। बाबा अब की बार उन्होंने कदरे ऊंची आवाज़ में इसे पुकारा तो इसने बहुत आहिस्तगी से सर उठाकर इनकी तरफ देखा। इसकी शिकस्त खुर्दा आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। फवाद और बाबर शाह बेचैन होकर उठे। मर्द होकर रोते हो? बाबर शाह का ये जुमला तल्ख सही, लेकिन इस पर असरअंदाज नहीं हुआ था। इसने महज नफ़ी में सर हिलाया और ये बात के पलकों पर अटके आंसू झलक कर इसके गालों को भिगोने लगे। तो फिर क्या है? उन्होंने इसकी भीगी आंखों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये आंसू क्यों निकल रहे हैं? अंदर पानी बहुत जमा हो गया है, आंसुओं के ज़रिए ख़त्म कर रहा हूँ ताकि फिर कभी ना रो। बहुत सलीके से इसने जवाब दिया। बाबर शाह और फवाद ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम किसी फ़याज़ को जानते हो? बाबर शाह ने पूछा तो एक झटके से इसने सर उठाया। उफ खुदाया, किस कदर वहशत थी इसके चेहरे पर। सारे जिस्म का खून जैसे आंखों में सिमट आया था। इसकी नज़रें मुसलसल बाबर शाह को देख रही थी। इन आंखों की वहशत देखकर बाबर शाह और फवाद एकदम कदम पीछे सरक गए। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे इस पर दौड़े की कैफियत तारी होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने इनके चेहरे पर निगाहें टिकाए टिकाए ही अजीब से अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। फिर वो सर पीछे करके बेड की पट्टी से टेक कर खलाओं में घूरने लगा। फवाद ने बाबर शाह को उठने का इशारा किया और दोनों दोबारा ऑफिस में आ गए। फवाद, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो चुका है।
آج اس نے جتنی باتیں بھی کی بہت سلیقے اور تہذیب سے کی، بے ربط جملے اس کے منہ سے بہت کم نکلے ہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، جی ابو، میں یہی کاشف کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اب وہ اپنی پرسنل ٹھیک ہو چکا ہے، بس کسی وقت پٹری سے اتر جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس سے مزید بولنے کی کوشش کرتے، کسی قسم کا استفسار کرتے تو وہ بھڑک اٹھتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ہم چلتے ہیں، چلو بیٹا۔ انہوں نے پہلے فواد کو اور پھر آریان کو مخاطب کیا۔ آریان اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں کلینک سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھے۔ بابر شاہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، لیکن ان کا ذہن ہر نقطہ اس پاگل پر مرکوز تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی باتیں رہ کر ان کے دماغ میں کھلبلی مچا رہی تھیں۔ اندر پانی بہت جمع ہو رہا ہے، اس لیے آنسوؤں کے ذریعے ختم کر رہا ہوں، پھر کبھی روؤں ہی نہیں۔ میں نیچ ذات ہوں، میری کوئی پہچان نہیں، میرا کوئی نسب نہیں، میں آپ کے برابر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ ان کے دماغ میں شائیں شائیں ہونے لگی، آندھیوں کے جھکڑ سے چلنے لگے۔ سوچ کے تناور درخت اس آندھی کے سامنے ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ پھر اچانک دماغ کی گہرائیوں میں دور تاریکیوں کے اندر ایک دھماکہ سا ہوا۔ بے اختیارانہ ان کا پاؤں پوری قوت سے بریک پر جا پڑا۔ گاڑی کے ٹائر بہت بری طرح چرچرائے اور گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ آریان گھبرا کر وحشت زدہ انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ایک پھانس جو کافی عرصے سے دماغ میں نیزے کی طرح انی کی طرح کھوبی ہوئی تھی، وہ نکل گئی۔ وہ کون ہے؟ انہیں یاد آ گیا۔ اچانک تمام پردے سرک گئے تھے، انہیں سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ پہچان گئے۔ بھلا وہ اسے کس طرح فراموش کر سکتے تھے؟ آریان بہت دھیرے سے بابر شاہ کے اسٹیئرنگ والے دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، سوری بیٹا۔ آریان سے بات کرنے کے بعد انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور تقریباً فل سپیڈ میں بھگاتے ہوئے گھر لے آئے۔ گاڑی روک کر وہ نیچے اترے۔ لان میں اسی وقت سبھی موجود تھے۔ وہ آریان کو اتار کر دوبارہ چلے گئے۔ پھر رات گئے۔ بابر شاہ گھر میں داخل ہوئے۔ سعادت نگر کے آدھے مکین سو چکے تھے اور کچھ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ زاہدہ چچی کی بے خواب آنکھیں خوابگاہ کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ انہیں اندر آتے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ بیٹھیں۔ آخر آپ اپنی پریشانی کیوں نہیں بتاتے مجھے؟ کیا بتاؤں؟ بہت کمزور اور ٹوٹا ہوا لہجہ تھا ان کا۔ بس اتنا سمجھ لو زاہدہ، آج سارے گھاؤ کھل گئے ہیں، ٹوٹ کر بکھر گیا ہوں۔ بہت بند باندھ رکھے تھے طوفان کے آگے، لیکن سب کچھ بہہ گیا۔ کچھ بتائیں تو صحیح۔ زاہدہ چچی ان کے ٹوٹے ہوئے انداز پر گھبرا کر بولی، کچھ دن پہلے تمہیں میں نے بتایا تھا کہ فواد کلینک میں ایک مریض کو دیکھا تھا میں نے؟ جی ہاں، یاد ہے مجھے۔ کیا ہوا اسے؟ اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ الجھن دور ہو گئی جو اسے دیکھ کر دماغ میں پیدا ہوئی تھی کہ اسے کہاں دیکھا ہے۔ تو کیا پتہ چل گیا؟ ہاں پتہ چل گیا، پہچان لیا میں نے اسے، یاد آ گیا مجھے۔ میں اسے کیسے جانتا ہوں زاہدہ بیگم؟ کس سال پہلے میں نے اس شخص کو دیکھا تھا، محض 2 لمحوں کے لیے، مگر آج تک نہ بھلا سکا۔ محض اس ایک بندے کی حالت کی وجہ سے اس گھر کی خوشیاں تہس نہس ہوئی۔ ہمارے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ اماں ابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، ایسے جو ابھی تک خشک نہیں ہوئے۔ بابر شاہ کی بات سن کر زاہدہ چچی جیسے سناٹے میں رہ گئی۔ 20 بار اس گھر میں ڈھکے چھپے لفظوں میں اس کا تذکرہ ہوا تھا، اس کا نام کئی بار ان کے سماع سے ٹکرایا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کہیں فرجاد کی بات تو نہیں کر رہے؟ ہاں زاہدہ، وہ پاگل کوئی اور نہیں، وہ فرجاد ملک ہے، مسرت جہاں کی محبت، اس کا شوہر۔ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں انہوں نے کہا۔ زاہدہ چچی دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ مسرتی، ان کا کچھ پتہ چلا؟ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں؟ نہیں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ پتہ چل بھی کیسے سکتا تھا؟ جو ہمیں اس کے بارے میں بتا سکتا تھا وہ تو حواس میں نہیں ہے۔ زاہدہ دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ مسرت جہاں اس گھر کی وہ دکھتی رگ ہے جو 21 سال سے مسلسل رس رہی ہے، اب اس عذاب مسلسل سے چھٹکارا مل جانا چاہیے۔ بہت سزا دے چکے ہم اسے اور بہت پچھتاوے کما چکے ہیں ہم۔ بابر چچا کا لہجہ ہار ماننے والوں جیسا تھا۔ وہ ایک غصہ، ایک ناراضگی جو مسرت جہاں کے لیے ان کے دل میں تھی، وہ تو
बीते बरसों में वक्त की धूल के नीचे दब चुकी थी। अब सिर्फ मोहब्बत ही अपनी इकलौती बहन के लिए दिल में मौजूद मीठे मीठे नरमल से जज्बे थे। जाहिदा चची खामोश बैठी एक बदले हुए शख्स को देख रही थी। तुम्हें बताओ जाहिदा, क्या वो बहुत बड़ा गुनाह था इसका? किसी को पसंद करना इतना बड़ा जुर्म तो नहीं? रिश्ता मुनासिब नहीं था तो इनकार किया जा सकता था। इस तरह के फरजाद और मुसरत इसमें अपने लिए हितक या ज़्यादती महसूस ना करते, लेकिन अब्बा मियाँ ने जिस तरह का रवैया फरजाद मलिक के साथ रवा रखा और हम जिस तरह इसके खून के प्यासे हो गए, ये इन दोनों को ही बहुत हद तक आमेज़ लगा होगा। वो बच्ची थी, ना समझ थी। उम्र की जिस सीढ़ी पर वो खड़ी थी वहाँ ऐसे ख्वाब आंखें ज़रूर देखती हैं, लेकिन हमने इसे अपने ही घर में अजनबियत की दीवार में चुन दिया। इसके साथ ऐसा रवैया रखा जैसे वो छूत की मरीज़ा हो। इसके साथ बात तक करनी छोड़ दी। ऐसे हालात में इसने अगर इंतहाई कदम उठा लिया तो कसूरवार अकेली वही नहीं, हम भी बराबर के शरीक हैं। फिर सज़ा सिर्फ इसी के लिए क्यों? बाबर चचा आज आईने में अपना असल देख रहे थे। कसूर और सज़ा की कसौटी पर परख रहे थे कि कौन कितना गुनाहगार है, और उन्हें मुसर्रत जहाँ के इंतहाई कदम उठाए जाने पर अपना कसूर भी दिखाई दे रहा था। फरजाद ज़हनी तौर पर बीमार शख्स है। मुसर्रत के बारे में हमें तभी पता चलेगा जब वो ठीक हो जाएगा, और वो क्लिनिक में टिकता ही नहीं, मौका मिलने पर भागने लगता है। आज भी 2 घंटे मुसलसल तलाश के बाद वो क्लिनिक के अमले के हाथ लगा। अगर वो ऐसे ही किसी दिन फिर भाग गया तो फिर शायद ही हमें मिल सके। अब अगर वो भीड़ में गुम हो गया तो तमाम उम्र के लिए हमें तही दामा कर देगा। बाबर चचा हसास के लहजे में बोले, तो आप इसको घर ले आए। ज़्यादा चची ने तजवीज़ दी, कमाल है, एक गैर आदमी को। वो खामोश हो गए। गैर क्यों है? इस घर का दामाद है वो, इस घर की बहुत कीमती मता है इसके पास है, वो गैर कैसे हो गया? जाहिदा चची की बात सुनकर इनके दिल को लगी। हाँ कहती तो ठीक हो, इस घर से इसका रिश्ता बहुत मजबूत है, फिर वो गैर तो ना हुआ, लेकिन घर के बाकी सब अफराद। आपका क्या ख्याल है? मुसर्रती की मोहब्बत सिर्फ आपके दिल में ही जागी है बाबर? इस घर का एक एक फर्द इसको याद करता है, बरमला ना सही, ढके छुपे अंदाज में ही सही, लेकिन इसका जिक्र सभी करते हैं सिवाय आरब भाई के। आप इसे घर ले आएं, किसी को एतराज़ नहीं होगा, सभी सर आंखों पर बिठाएंगे, और मुमकिन है घर का माहौल और अपने इर्द गिर्द खुशगवार चेहरों को देखकर वो भी जल्दी ठीक हो जाए। इतना तो मुझे यकीन है कि वो एक बार अगर यहाँ आ गया तो फिर यहाँ से भागेगा नहीं। जाहिदा चची वसूख से बोली। बाबर चचा को लगा इनके जहन से आधा बोझ सरक गया है। ठीक है, फिर देर नहीं करनी चाहिए, मैं अभी अम्मा बी से बात करता हूँ, बहुत जल्द हम इसे यहाँ ले आएंगे। बाबर मुतमईन हुए तो उन्होंने इसको जल्द ही लाने की फिक्र पड़ गई। वो उठकर अम्मा बी के कमरे की तरफ चल दिए। छुट्टी की घंटी बजी। आर्यन ने टेबल पर बिखरी चीज़ें समेटी। इसका आखिरी पीरियड फ्री होता था और वो ये वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में बैठकर अखबार वगैरह का मुतालिया करके गुजारती थी। थोड़ी देर में तमाम टीचर्स आ गईं। अटेंडेंस लगाकर सभी ऑफिस से निकलती चली गईं और वो रुबिया भी स्कूल के गेट से बाहर निकले। स्कूल के सामने दुकानों की एक कतार सही और कदरे फासले पर एक चाय का होटल था। वो दोनों सर झुकाए चली जा रही थी, ये जाने बगैर कि वो अंगारे आंखें मुसलसल इन्हें देख रही हैं। पहले रूबिया को अपने चेहरे पर गैर महसूस तपश महसूस हुई और इसने सर उठाकर देखा। होटल के बाहर बिछे हुए बेंच पर काले कंबल में लिपटा हुआ वो शख्स इसके लिए बिल्कुल अनजान था, लेकिन इसकी मतलाशी नज़रों की चुभन रूबिया को अपने वजूद के अंदर उतरती महसूस हो रही थी। इसने आर्यन का हाथ थाम लिया। आर्यन ने इसकी तरफ देखा। क्या बात है रूबी ज़ैनी? वो शख्स रूबिया ने दाएं जानिब देखते हुए कहा तो आर्यन इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखने लगी। स्याह कंबल में सर लपेटे हुए वो शख्स इसके लिए भी अजनबी ही था। इसका चेहरा तकरीबन कंबल में छुपा हुआ था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर वो बेंच पर उठ खड़ा हुआ। रैनी वो उठ गया है। रूबिया इसके साथ इस तरह उठने पर घबरा गई। रूबी तेज तेज कदम उठाओ, आज निकल भी नहीं आएंगे।
आर्यान बोली। रूबिया की सारी तवज्जो इस स्याह कंबल वाले पर मरकूज थी जो अब धीरे धीरे कदम उठाता इसी रास्ते पर आ गया था जिधर से वो चलकर आई थी। गैर महसूस तरीके से रूबिया और आर्यान के कदमों में तेजी आ गई। कमर्शियल एरिया खत्म हो चुका था और रिहायशी कॉलोनी शुरू हो गई थी। दोपहर का वक्त था। चलचलाती धूप में सब घरों में थे। गलियां तकरीबन सुनसान ही थी। वो शख्स मुसलसल इनके पीछे आ रहा था। वो तेज कदम उठाती तो इसके कदमों में भी तेजी आ जाती। वो धीमे कदमों से चलती तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता, लेकिन इनका दरमियानी फासला अब कम होता जा रहा था। आर्यान और रूबिया को अब यकीन हो गया था कि वो इनका पीछा कर रहा था। वो दोनों घबरा रही थी। रनी यार, क्या मुसीबत है? ये कौन है? अब तो सितारा बेगम के गुंडे भी गिरफ्तार हो चुके हैं। रूबिया परेशानी से बोली। तुम क्या समझती हो सितारा बेगम के पास गुंडों की कमी है? पता नहीं कितने पाल रखे हैं हराम की कमाई खिला खिला कर। आर्यान का खून खौलने लगा। धीरे धीरे वो शख्स इसके बेहद करीब आ गया। रूबिया और आर्यान की तो जान ही हलक में अटक गई। वो अब तकरीबन भागने का सोच रही थी जब अचानक बहुत नरम सी आवाज़ आई, रानी बेटा। तेज होते कदम सुस्त पड़ गए। धड़कनें जैसे थम सी गई। आर्यान को शायद अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। यही वजह थी कि वो रुकी नहीं थी। रानी बेटा, आवाज़ फिर आई और अब की बार आर्यान के कदम रुक गए। इसने घूमकर इस स्याह कंबल वाले को देखा। ऐसे तो इसे सिर्फ घुंघरू बाबा पुकारते थे, फिर जैसे वो जान गई। घुंघरू बाबा इसके होंठों से अदा हुआ। आर्यान बेताबी से इनका हाथ थामकर खुद फरामोशी किसी कैफियत में बोली। इस समय वो ये भी भूल गई कि वो घर की चार दीवारी में नहीं बल्कि गली में खड़ी है। रूबिया भी खामोश इसको देख रही थी। रानी बेटा, माफ़ करना, तुम्हें परेशान किया। तुम्हारी खैरियत मालूम करना भी ज़रूरी था, बस इसीलिए चला आया। मुँह इस वजह से छुपा रखा था कि सितारा बेगम के गुलाम पहचान न ले। इसी वक्त एक गाड़ी इनके करीब आकर रुकी। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स ने बहुत गौर से इनकी तरफ देखा था। घुंघरू बाबा ने एक नज़र गाड़ी की तरफ देखा। बस रानी बेटा, मैं अब चलता हूँ, वो कहकर तेज तेज कदमों से चल आगे बढ़ने लगे। बाबर शाह गाड़ी से उतरे। बाबा, आप घर चलें मेरे साथ, वहाँ तफसील से बात करेंगे। वो बोली। ना रानी बेटा, बीबी बेकल होंगी। वो तो कह रही थी गुलाम अब्बास तुम्हारे चौखट से पैर बाहर रखते ही मेरा इंतज़ार शुरू हो जाएगा। जल्दी आने की कोशिश करना। बीबी का कहा रखना है मुझे, मैं देर नहीं कर सकता। घुंघरू बाबा, मैं भी तो आपकी बीबी की कुछ लगती हूँ, नाराज़ हूँ तो मेरा नाम ले लीजिएगा, कुछ नहीं कहेंगी। अब चल पड़े। आर्यान इनका बाजू थामकर गाड़ी तक ले आई। घर पहुंचकर सबसे पहले खाने वगैरह से फारिग हुए। फिर बाबर शाह, आर्यान और घुंघरू बाबा को साथ लिए टीवी लाउंज में बैठ गए। रुस्तम और कबीर ने पकड़ने जाने से एक दिन पहले सितारा बेगम को फ़ोन करके इन स्कूल और घर का पता बता दिया था। अब इनके पकड़े जाने के बावजूद सितारा बेगम के हर कारे हर जगह चौकस फिर रहे थे। रानी बेटा की खैरियत की तरफ से इत्मीनान नहीं था, सो मुझे अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ आना पड़ा। बीबी की बेचैनी देखी नहीं जा रही थी। गुलाम अब्बास, आर्यान की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और अपनी बीबी से भी कह दीजिएगा कि आर्यान अब महफूज है। इसके इर्द गिर्द जो हसार है वो इतना कमज़ोर नहीं है। सितारा बेगम या इसके आदमी वो हसार तोड़कर आर्यान तक पहुंच नहीं सकते। हमारी अपनी भी बेटियां हैं और बेटियों की इज्जत की हिफाजत कैसे की जाती है हम अच्छी तरह जानते हैं। बाबर शाह का चट्टानों की तरह मजबूत लहजा घुंघरू बाबा के अंदर तमानियत भर गया। उन्होंने सुकून भरा सांस लिया। शाह जी, मुझे इजाज़त दें, बीबी को जाकर तसल्ली देनी है कि रानी बिटिया बिल्कुल ठीक है और खुश भी है। बस आपसे इल्तिजा है कि इसका बहुत ख्याल रखिएगा। घुंघरू बाबा ने अपने बाजू के हल्के में पकड़कर इसका सर सीने से लगाया, इसकी पेशानी चूमी। आपकी मजबूरी ना होती तो हम मज़ीद इसरार करते, लेकिन एक माँ की तकलीफ़ को समझते हैं, इसलिए आपको रोकने पर मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन आप यहाँ से जाते हुए मुतमईन रहिए, आर्यान को यहाँ कोई तंगी नहीं होगी। बाबर शाह ने रुखसत करने के लिए उठ खड़े हुए और आर्यान इनके साथ ही गेट तक आए। घुंघरू बाबा ने बहुत गर्मजोशी से बाबर शाह से मुसाफा किया। एक बार फिर आर्यान को प्यार किया और भीगी आंखों के लिए रुखसत हो गए। आर्यान की आंखों के गोशे भी भीग गए, लेकिन ये नमी किसी की
दुख की वजह से नहीं, इनसे मिलने की खुशी की वजह थी। दहलीज पर टिकी आंखों में इंतज़ार की रेत चुभने लगी थी। वो दिन से इसने कोई महफिल भी अटेंड नहीं की थी। सितारा बेगम जानती थी कि ममता को बेटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन वो हमदर्दी नहीं करना चाहती थी। यहाँ हमदर्दी करके खुद ही नुकसान उठाने वाले बात भी थी। इसने अगर ज़रा सा भी चांदनी की दिलजोई की तो जवाब में चांदनी की इल्तिजा और आरजू यही होती कि इसकी बेटी से दस्तबरदार हो जाए, और सितारा बेगम के लिए ये घाटे का सौदा था। इसीलिए इसने चांदनी के इस रवैये का ज़्यादा नोटिस नहीं लिया। घुंघरू भी कल से गायब था, नहीं तो इसी के ज़रिए चांदनी को समझा बुझा लेती। तमाशबीन बार बार चांदनी की फरमाइश कर रहे थे और वो इसकी नासाज़ी तबीयत का बहाना किए जा रही थी। रात हो गई लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली। कमरे में ही अंधेरा किए बिस्तर पे पड़ी रही। तबलों और थाप पड़ने लगी। घुंघरू पैरों में बंधने लगे। लचकते मटकते महकते हुए सरापे इधर से उधर आ जा रहे थे, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं थी कि कोई इससे इसका दुख पूछता। एक वो नहीं तो यहाँ किसी को भी कि मेरा ख्याल नहीं, ये लोग तो मेरे इर्द गिर्द बसते हैं, जिंदा दिल बेफिक्र हैं लोग। ये लचकदार डालियों जैसी लड़कियां मैं यहाँ किस लिए हूँ? बरसों दामन को बचाए करब सहते ज़िंदगी गुजार दी, और अब मेरी बेटी भी घुंघरू बांधेगी। इसके ढके छुपे हुए सरापे को होशनाक नजरें बरमे की तरह छेदेंगी, और मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। या इलाही, तेरी इस दुनिया में कोई जाए अमा है, जो भी है या नहीं। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बीबी अंधेरे में आवाज़ उभरी तो वो तड़प कर बिस्तर पर उठ बैठी। इस पुल कमरा रोशनी में नहा गया। मुसाफत में धूल धूल होता हुआ गुलाम अब्बास इसके सामने खड़ा था। गुलाम अब्बास, इतनी देर कर दी तुमने? मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये इंतज़ार नहीं होता मुझसे। बहुत बेसब्री हूँ, फिर भी तुम्हें एहसास ना हुआ? इतनी देर लगा कर आए हो? वो फूट फूट कर रो पड़ी। गलती हो गई बीबी, पर रानी बेटा के इसरार पर मुझे वहाँ कुछ देर रुकना पड़ गया था। मैंने इसी से कहा भी था कि बीबी मुंतज़िर होगी, पर इसने कहा मेरा नाम ले लेना, वो नाराज़ नहीं होंगी। गुलाम अब्बास सर झुकाकर बोला। चांदनी ने पैर समेट कर इसके लिए आंखों से बहने वाले आंसू थम गए। कैसी है वो? ठीक तो है ना? बीबी, हमारी रानी बिटिया को तो अल्लाह ने ऐसी अमान दी है कि वो क्या कहूँ। शायद फरिश्ते अगर इंसानों के रूप में आए तो वो वैसे ही होंगे जैसे वो लोग। उन्होंने अपनी बिटिया को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है। इसकी हर ज़रूरत हर सहूलत का ख्याल रखते हैं। वो लोग कहते हैं आप इत्मीनान रखें, वो रानी बेटा को बाई जी के चंगल से आज़ाद करा लेंगे, ख्वाह उन्हें इसके लिए कितना ही नुकसान उठाना पड़े। गुलाम अब्बास की बात सुनकर चांदनी की आंखों में तश्कर के आंसू आ गए। मौला तुम माफ़ कर देना, बहुत तर्दली हूँ मैं। तकलीफ़ आई तो शिकवा कर बैठी तुझसे, हालांकि ये मेरा मुकाम नहीं। तू तो बहुत बुलंद है और मैं हकीर ज़दा। मेरी क्या बसात के तुझसे शिकायत करूं, मुझे माफ़ कर देना। पालने वाले वो दिल ही दिल में अपने रब से मुखातिब थी। सच्ची बात यह थी कि गुलाम अब्बास की बातें सुनकर वो बहुत हद तक मुतमईन हो गई थी कि अब आर्यान को बज़ाहिर कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन माँ कभी मुकम्मल तौर पर सुकून नहीं पा सकती। सो वो इसके लिए परेशान थी। अम्मा भी और घर के दूसरे अफराद के साथ बात करके बाबर शाह काफ़ी हद तक मुतमईन हो गए थे। फरजाद को घर लाने की मुखालफत किसी ने नहीं की थी। अलबत्ता आरिफ ताया अभी तक बेखबर थे कि घर में क्या खिचड़ी पक रही है। अम्मा भी के दिल का दर्द सवा हो गया था। मुसर्रत जहाँ को 18 साल उन्होंने अपनी आगोश में समेट कर रखा था। 5 भाइयों के बाद कितनी मन्नतों मुरादों से उन्होंने बेटी पाई थी। इसकी हल्की सी तकलीफ़ पर अम्मा भी सारी रात जाकर गुजार देती। इसकी परवरिश के दौरान वो घर, बच्चों, मियाँ, हत्ता कि अपने आप से भी गाफिल हो गई थी। वही मुसर्रत जहाँ जो इनके गले में बाजू डालकर और इनके बाजुओं में झूल झूल कर फरमाइशें किया करती थी। जब इस घर की दहलीज पार करने लगी तो एक पल को भी माँ की कुर्बानियाँ, इसकी मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा होगा। अगर सोचती तो ज़रूर ये ख्याल भी आता कि मेरी माँ जिएगी या मर जाएगी।
وہ تو سادات نگر کی ساری محبتیں، ساری رفاقتیں، سارے رشتے بھول کر ایک نئی منزل کی طرف چل پڑی تھی، لیکن شبیر حسین شاہ کے لیے وہ رات ساری زندگی پر محیط ہو گئی۔ انہوں نے خود کو اس امتحان کے قابل نہ سمجھا کہ اس رات کا کلنک منہ تھوپ کر وہ ایک بار پھر دنیا کا سامنا کریں، سو اس رات کی سیاہی میں ہی مدغم ہو گئے، ایسے خاموش ہوئے کہ پھر کبھی نہ بول پائے۔ بڑی دنیا میں تحقیر اور ذلت کے تیر سہنے کو اماں بھی رہ گئیں۔ بیٹوں نے تو مسرت جہاں کے گھر سے چلے جانے کے بعد چپ سادھ لی، سارا جوش، ساری غیرت اپنی موت آپ مر گئی۔ وہ دنیا کے کارخانوں میں اپنے حصے کا کام کرتے رہے، سانسیں بھی لیتے رہے، لیکن مسرت جہاں جو زخم ان کے دل پر لگا گئی تھی، وقت بھی اس کا مرہم نہ بن سکا۔ اب 21 سال بعد اس کے ملنے کی امید نظر آئی تو سارے گلے شکوے جیسے کہیں دور جا سوئے۔ ایک خلش تو تھی، لیکن اب وہ اتنی اذیت نہیں دیتی تھی، اور اماں بھی وہ تو اپنے جگر پارے سے ملنے کو اتنی بے کل ہو گئی تھی کہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی فرجاد جلدی سے ٹھیک ہو جائے، انہیں ان کی مسرت جہاں کا پتہ بتا دے، وہ ایک بار اسے اپنے سینے سے لگا کر دل میں جلتی ممتا کی آگ ٹھنڈی کر لیں، پھر چاہے زندگی ان سے روٹھ جائے۔ شاید وہ ابھی تک اسی امید اور اسی آرزو میں جی رہی تھی، شاید پروردگار نے انہیں اتنی مہلت اسی لیے دی ہوئی تھی۔ بابر شاہ فرجاد کو کلینک سے لے آئے تھے، گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، فرجاد نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ کہاں لے کر آئے ہیں مجھے؟ آج سے تم یہیں رہنا تمہارے پاس، وہ کلینک والے تمہیں تنگ کرتے ہیں نا، تمہارے ہاتھ پیر باندھتے ہیں زنجیروں سے، تمہیں زبردستی انجیکشن لگاتے ہیں، میں اس لیے تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ یہاں تم آزاد پھرو گے، تمہارے پیروں میں کوئی زنجیر نہیں ڈالے گا۔ بابر شاہ بات مکمل کر کے گاڑی سے نیچے اترے، پھر گھوم کر دوسری طرف آئے اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ بابر شاہ کے ہمراہ لان میں آ گیا۔ شام کا وقت تھا، سو سبھی حسب معمول وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں بھی اسے دیکھ کر اضطراری انداز میں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بابر شاہ نے سب کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ اس پر ابھی اپنی یا اس کی حقیقت کو واضح نہ کیا جائے، اسے بس یہاں گھر کا ماحول ملنا چاہیے۔ اماں جی، یہ ہیں میرے دوست، اور دوست یہ میری اور اب تمہاری بھی اماں بھی ہیں، بابر شاہ نے محبت سے تعارف کروایا۔ فرجاد بہت دھیمے قدموں سے چلتا تقدس کی اس مورت کے قریب آن رکا جنہیں بابر شاہ نے ماں بھی کہا تھا۔ اماں بھی یہ لفظ اپنے ہونٹوں پر بہت مانوس اور اجنبی سا لگے۔ اماں بھی کا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر ایک لمحے کو ٹکا اور پھر ان کے پہلو میں جھول گیا۔ کیسی کیفیت تھی جس کا عذاب وہ اپنے دل پر سہ رہی تھی، یہ شخص جو خود سے بھی بیگانہ ہے، ان کی مسرت جہاں کا شریک زندگی ہے، اس شخص کے خواب مسرت جہاں کی آنکھوں نے دیکھے تھے، پتہ نہیں کتنا عرصہ اس شخص کے ساتھ گزارا ہوگا انہوں نے، پتہ نہیں اب کس حال میں ہوں گی وہ۔ اماں بھی کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا، کیسی ماں تھی وہ جو اپنی بیٹی سے 21 سال تک بے خبر رہی، پتہ نہیں یہ سال اس نے ہنس کر گزارے یا رو کر، سکھ میں بتائے یا دکھ میں۔ بابر شاہ نے فرجاد کو کچھ دیر کے لیے سب کے درمیان بٹھایا۔ فیضی چچی اور حدیقہ چچی بہت دلچسپی سے اس گھر کے داماد کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے تو پہلی بار دیکھا تھا، اچھا خاصا ہینڈسم آدمی تھا، وہ بس ذہنی طور پر اپسیٹ ہونے کی وجہ سے خود سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ بابر شاہ نے جب دیکھا کہ فرجاد اب تھکن محسوس کر رہا ہے تو وہ اسے لے کر اپنے پورشن میں آ گئے جہاں پہلے ہی اس کے لیے کمرہ سیٹ کیا ہوا تھا۔ اسے کمرے میں بستر پر لٹا کر زاہدہ چچی کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ خود کسی ضروری کام سے دوبارہ باہر نکل گئے۔ رات کو عارف دایا کو جب یہ خبر ملی کہ فرجاد ملک کو بابر شاہ گھر لے آئے ہیں تو ایک بار پھر ان کا خون کھول اٹھا، وہ غصے سے تن فن کرتے اماں بی کے پاس پہنچ گئے۔ اماں بی، یہ بابر آخر چاہتا کیا ہے؟ کیوں سادات نگر میں کوئی ایسا طوفان لانا چاہتا ہے کہ اس آشیانے کا تنکا بکھر جائے؟ کیا ہو گیا؟ آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ اماں بھی پہلے ایک طوائف زادی کو زبردستی اس گھر پر لے آیا تو اس کے بیٹے نے، اور بجائے روک کر ٹوک کے الٹا سب نے اس کی حمایت کی، اور اب یہ فرجاد اس کو کس خوشی میں یہاں آنے کی اجازت دے دی ہے؟ اس لیے کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں، اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، وہ کلینک میں ٹکتا نہیں تھا، مجبوراً
بابر اس کو گھر لے آیا تاکہ اس کو ٹھیک ہو جانے پر مسرت کے بارے میں پوچھا جائے، وہ کس حال میں ہے، کہاں ہے۔ اماں بھی رسانیت سے بول رہی تھی، آخر کس لیے؟ جب یہاں سے چلی گئی ہے تو وہ مرے یا جیے ہمیں اس سے کیا؟ وہ برآختہ ہوتے ہوئے بولے، اتنے پتھر دل مت بنو عرب، بے شک اس نے جو کیا غلط کیا، لیکن اس گھر کی دہلیز چھوڑ کر چلے جانے کے باوجود وہ اب بھی یہاں حق رکھتی ہے، اب بھی خون کا رشتہ قائم ہے اس سے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں تسلیم کرتا جن کو نبھاتے ہوئے عزت اور غیرت کا جنازہ نکل جائے۔ جس دن اس نے یہ دہلیز چھوڑ دی، ہر رشتہ تو وہ خود توڑ گئی۔ کیا بات کی غیرت، بھائیوں کی ناموس، ماں کی ممتا اس کے قدر بے وقت اور حقیر تھی جنہیں وہ روند کر چلی گئی۔ معاف کیجیے گا اماں بھی، اس کے لیے آپ کے دل میں جگہ ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ عرب شاہ کے لہجے میں نفرت گھلی ہوئی تھی۔ اماں بھی نے ملامتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے عرب تمہاری فطرت کیسی ہے، میں یا تمہارے ابا میاں تو ایسے نہیں تھے، اور اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یقیناً مسرت جہاں کے لیے ان کے دل میں بھی میری طرح محبت جاگ اٹھتی۔ وہ زندہ ہوتے تب نہ، انہیں تو آپ کی لاڈلی خود اپنے ہاتھوں قتل کر کے گئی ہے، اور آپ کتنی آسانی سے ایک قاتل کو معاف کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ 21 سال تک اس گھر میں اس کا نام تک نہ لیا گیا، اور اب اس شخص کو جس کی وجہ سے سعادت نگر طوفانوں کی لپیٹ میں آیا تھا، اس گھر میں داماد کی حیثیت دی جا رہی ہے۔ کل کو مسرت جہاں کے لیے بھی اس گھر کا دروازہ کھل جائے گا، سب کچھ ویسا ہی ہو جائے گا۔ لیکن کیا ابا میاں کی زندگی اتنی آرزاں تھی کہ جیسے کہ بالکل نظر انداز کر دیا جائے؟ اماں بھی، اگر وہ اس گھر میں آئی تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، عرب شاہ فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اماں بھی سروسی تو عام بھر کر رہ گئی۔ ادھر فرجاد جب سے سعادت نگر میں آیا تھا اور وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہی رہتا، کبھی کبھار لان میں نکلتا تو ایک گوشے میں بیٹھا رہتا۔ کلینک سے آنے کے بعد اسے دورہ بھی نہیں پڑا تھا۔ بابر شاہ اس کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لیتے رہتے تھے۔ محض 2-3 دنوں میں ہی اس کی آنکھوں میں کچھ چمک آ گئی تھی۔ ظاہر چچی اس کی خوراک اور دوا کا بہت باقاعدگی سے خیال رکھ رہی تھی۔ بال تراشوانے اور شیو کروانے کے بعد اس کی شخصیت بہت نکھری نکھری لگنے لگی تھی۔ بابر شاہ نے محسوس کیا تھا کہ وہ گھر کے بڑوں کی نسبت بچوں کے درمیان بیٹھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ گھر کے سبھی بچے اور جوان اس کے قریب رہنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ فواد بھی ان میں شامل ہونے لگے تھے۔ فرجاد ملک کے لیے یہ دنیا بہت نرالی اور اچھوتی سی تھی۔ لڑکیاں اور لڑکے سب اس کے ساتھ یوں فرینک ہو گئے تھے جیسے وہ شروع سے ہی اس گھر کا ایک فرد ہو۔ اس کی ذہنی کیفیت آہستہ آہستہ اعتدال میں آنے لگی تھی۔ آج سب کزنز فواد کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرجاد کو بھی اپنے پاس بٹھا رکھا تھا۔ پہلے بڑے کزنز کے درمیان بیٹ بازی کا مقابلہ ہوا، کافی دیر تک شعر و شاعری ہوتی رہی، پھر اپنے اپنے قصے سنانے شروع کر دیا۔ چھوٹے بچے بیچارے بور ہونے لگے۔ فادی بھائی، اب ہم بور ہو رہے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ فواد نے مسکرا کر کہا، یہ کیا جائے کہ ہمیں کہانی سنائی جائے۔ باسر نے مشورہ دیا، کہانی؟ اوہ بیٹا، کہانی تو عرصہ ہوا پڑھنی چھوڑ دی سو یاد نہیں۔ ہاں ایسا کرتے ہیں، انکل سے کہتے ہیں وہ تم سب کو کوئی کہانی سنائے۔ فواد نے فرجاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر چہک کر یوں، اور پھر یاسر، اطہر اور حسین نے فرجاد کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ ہاں انکل، ہمیں کہانی سنائیں۔ کہانی؟ فرجاد نے ان سب کی طرف دیکھا۔ جی، ہم نے آج آپ سے کہانی سننی ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، حسنین نے کہا۔ سنا دیں انکل، ورنہ یہ نمونے آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، انیکا نے کہا۔ تو فرجاد نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے ننھے منھے دوستو، ایک کہانی یاد تو ہے مجھے، لیکن تم بور تو نہیں ہوگے؟ فرجاد نے کہا، نہیں انکل، ہم بور نہیں ہوں گے، لیکن کہانی میں دیو ہونا چاہیے۔ ہارک دلدار اور اطہر اشتیاق سے بولا، ہاں اس کہانی میں ایک شہزادہ ہے اور ایک شہزادی ہے اور دیو بھی ہے۔ سب خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ فواد بہت غور سے فرجاد کو دیکھنے لگے، شاید وہ اس کی ذہنی کیفیت کو اسٹیبل کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔ فرجاد نے سر جھکا لیا، اب صرف چھوٹے بچے ہی نہیں، انیکا، لوبیا اور
अयान, महविश सभी इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। ये कहानी एक शहज़ादी की है, एक इंतहाई खूबसूरत और प्यारी सी शहज़ादी की। ये बादशाह की इकलौती बेटी थी और एक बहुत लाड प्यार में पली थी। शहज़ादी को पता है क्या आदत थी, क्या वो सावन में झूले झूला करती थी, गीत गाया करती थी। इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, रंग ही रंग थे। फिर एक दिन इस शहज़ादी की मुलाकात एक शहज़ादे के साथ हुई, लेकिन वो शहज़ादा इसकी तरह ना तो अमीर था और ना ही लाडला। अंकल, क्या शहज़ादे भी गरीब होते हैं? वो मासूमियत से बोला तो फरजाद ने मुस्कुराकर इसके गाल थपथपाए। हाँ, कभी कभी शहज़ादे भी गरीब होते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जिस मदरसे में शहज़ादी पढ़ने जाती थी, शहज़ादा भी इसी मदरसे में पढ़ता था। शहज़ादी को शहज़ादे से प्यारी प्यारी सूरत और इसका भोलपन बहुत अच्छा लगा और इससे चुपके प्यार करने लगा। अंकल, हमें तो नहीं पता प्यार कैसे होता है, जब बड़े हो जाओगे तो समझ आओगे। फिलहाल चुप करके कहानी सुनो। शाहजहान ने अतर के सर पर हल्की सी चिपैत लगाई। एक दिन मौका पाकर शहज़ादे ने शहज़ादी को बता दिया कि वो इसे बहुत चाहता है। शहज़ादी पहले तो बहुत घबराई, कसमसाई, लेकिन आखिरकार इसने शहज़ादे की मोहब्बत कबूल कर ली। फिर एक दूसरे से मिलने लगे। शहज़ादी का बाप बहुत सख्त बादशाह था। शहज़ादी इससे डरती भी बहुत थी, लेकिन शहज़ादे की मोहब्बत की वजह से इसमें कुछ हिम्मत आ गई। इसने शहज़ादे से कहा कि हम वो बादशाह से इसका हाथ मांग ले। इसका भला क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि वो शहज़ादी बादशाह से रुखसत करके वो शहज़ादी को शादी के साथ कर दे। तो क्या बादशाह ने इन दोनों की शादी कर दी? ज़ाहिर उजलत में बोला, तुम बीच में टांग ना अड़ाओ तो शायद हो जाए। जालिम समाज की तरह बार बार सामने आ खड़े होते हो। शाहजहान ज़ाहिर के मुंह पर हाथ रखकर बोला। तो फरजाद ने मुस्कुराकर दोनों की तरफ देखा। नहीं बेटा, इनकी शादी नहीं हो सकती थी। शहज़ादी अमीर थी और शहज़ादा गरीब। फिर भी शहज़ादे ने बादशाह से कहा कि वो शहज़ादी को हर तरह खुश रख सकता है, पर बादशाह ने शहज़ादे को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। शहज़ादी के 5 भाई, जो असल में देव थे, वो इस शहज़ादे के दुश्मन हो गए। शहज़ादे अपने घर चला गया चुपचाप, लेकिन शहज़ादी को बादशाह के रवैये बहुत दुख देते थे। इसने फैसला कर लिया कि वो शहज़ादे के साथ चली जाएगी। अपना महल और सारी दौलत छोड़कर फरजाद की निगाहें दूर खलाओं के बाहर जैसे किसी नुक्ते पर मरकूज थी। बाहर से गुजरते बाबर शाह वहीं खिड़की के करीब रुक गए। फिर क्या हुआ अंकल? क्या शहज़ादे को देव ने मारा? नहीं, शहज़ादों के हाथ ही नहीं आया, लेकिन उन्होंने शहज़ादी पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। एक दिन शहज़ादी तंग आकर अपना सब कुछ छोड़कर शहज़ादे के पास चली गई। वाह, ये हुई ना बात! फिर बड़ी बहादुर शहज़ादी थी। शाहजहान खुश होकर बोला। हाँ, शहज़ादी बहादुर और हौसले वाली थी। शहज़ादे ने इस शहज़ादी का मुल्क छोड़ दिया और इसे लेकर एक दूसरे मुल्क में अपने एक दोस्त के पास चला गया। वहाँ जाकर शहज़ादे ने एक छोटा सा घर बनाया और अपने दोस्त के साथ कारोबार करने लगा। इन दोनों की ज़िंदगी बहुत पुरसुकून थी। और फिर जब उन्हें ये पता चला कि इनके घर एक नन्हा शहज़ादा या शहज़ादी आने वाला है, तो वो दोनों ही खुशी से पागल हो गए।